इंडिया के फूड रेगुलेटर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने 21 अगस्त 2024 को एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें फूड बिजनेसेस को बोला गया कि वो अपने मार्केटिंग में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को A1 और A2 के रूप में डिस्टिंग्विश करना बंद करें। क्यों? क्योंकि FSSAI अपने करंट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मिल्क में A1 और A2 जैसे क्लासिफिकेशन को रिकॉग्नाइज नहीं करता है और FSSAI के अनुसार A1 और A2 के नाम पर कंज्यूमर्स को गलत तरह से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ कुछ ही दिन बाद यानी 26 अगस्त 2024 को FSSAI ने अपना ये ऑर्डर विड्रॉ कर लिया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और ऐसी ही कुछ फूड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के विरोध के बाद। आखिर ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है वो समझने से पहले A1 और A2 मिल्क के बीच के डिफरेंस को समझ लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि दूध एक अच्छा प्रोटीन सोर्स होता है और दूध में मेनली दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, वे प्रोटीन और कैसीन प्रोटीन। जब हम दूध से पनीर बनाते हैं तब वे और कैसीन प्रोटीन अलग अलग हो जाते हैं। जो वाइट लिक्विड पार्ट होता है उसमें वे प्रोटीन होता है जो रिलेटिवली इजी टू डाइजेस्ट होता है और इसीलिए ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स वे प्रोटीन से बने पाउडर को कंज्यूम करते हैं मसल बिल्डिंग के लिए। वहीं कैसीन प्रोटीन थोड़ा डिफिकल्ट होता है डाइजेस्ट होने में और कैसीन प्रोटीन का एक सब टाइप है जिसे बीटा कैसीन कहते हैं और बीटा कैसीन के भी दो टाइप्स होते हैं, A1 और A2 और हेल्थ के लिए A2 मिल्क को A1 मिल्क से बेहतर माना जाता है। वैसे अमूल के फॉर्मर MD मिस्टर RS सोडी के अनुसार इंडियन इंडिजिनस काउज की जो भी ब्रीड्स है, गिर, साहिवाल, थारपारकर, ये सब सिर्फ A2 दूध ही देती है। इनफैक्ट ज़्यादातर इंडियन काउज या जिनको हम देशी गाय कहते हैं और सभी तरह की बफेलोज भी यानी भैंस भी जो भी दूध देती है वो A2 टाइप का ही होता है। लेकिन 1970s के वाइट रेवोल्यूशन के दौरान यूरोपियन काउ ब्रीड्स जैसे जर्सी और हॉल्स्टीन फ्रीजियन जो A1 दूध प्रोड्यूस करती है उनको इंडियन काउज के साथ में क्रॉस ब्रीड किया गया ताकि मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ सके। ऑफ कोर्स उससे मिल्क का प्रोडक्शन तो बढ़ गया लेकिन ये क्रॉस ब्रीड की काउज जो दूध देती है उनमें A1 और A2 दोनों तरह का बीटा कैसीन प्रोटीन मिक्स होता है। वैसे अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग कंक्लूसिव साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो ये प्रूव कर सके कि A2 मिल्क हेल्थ के लिए A1 से बेहतर है। दरअसल सबसे पहले ऐसा क्लेम किया था 1993 में न्यूजीलैंड के दो साइंटिस्ट प्रोफेसर बॉब एलियट और डॉक्टर कॉरन मैक्लेचलन ने। उन्होंने अपनी रिसर्च के कंक्लूजन में ऐसा बोला कि A1 मिल्क डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स और इसके अलावा और भी कई हेल्थ इश्यूज जैसे टाइप 1 डायबिटीज़, हार्ट डिजीज, इन सब का कारण बन सकता है और उनके अनुसार A2 मिल्क से ये प्रॉब्लम्स नहीं होती है और ये डाइजेशन में भी आसान होता है इवन फॉर लैक्टोज इंटॉलरेंट पीपल, यानी ऐसे लोग जिन्हें दूध से एलर्जी है उनके लिए भी इसको डाइजेस्ट करना रिलेटिवली ईजी है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि कुछ ही साल बाद इन दोनों साइंटिस्ट में से एक मैक्लेचलन ने एक बिलियनर फार्मर हॉवर्ड पैटरसन के साथ मिलके A2 मिल्क कंपनी A2MC शुरू कर दी और उन्होंने A2 मिल्क को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में एक हेल्दियर अल्टरनेटिव के रूप में मार्केट करना शुरू कर दिया और उनका ये मैसेज तब और पॉपुलर हो गया जब कीथ वुडफोर्ड जो लिंकन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसमें A1 प्रोटीन को हेल्थ प्रॉब्लम से लिंक किया गया। मतलब उनका भी यही कंक्लूजन था कि हम सबको A2 मिल्क में शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन बाद में पता चला कि वुडफोर्ड खुद भी A2MC कंपनी से जुड़े हुए हैं, यानी मैक्लेचलन और वुडफोर्ड दोनों का ही एक तरह से वेस्टेड इंटरेस्ट था A2 मिल्क को प्रमोट करने में और इस वजह से ये शक उठता है कि क्या ये पूरा A2 मिल्क रेवोल्यूशन सिर्फ एक क्लेवर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी या
वाकई में कोई जेन्युइन रिसर्च थी। मैं यहाँ ये क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि मैं ना तो उनकी रिसर्च कंक्लूजन को नकार रहा हूँ, ना ये बोल रहा हूँ कि उनकी फाइंडिंग्स जेन्युइन थी। मैं सिर्फ आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ और सही या गलत का निर्णय आपके जजमेंट पर छोड़ता हूँ। दूसरा, उसके बाद और भी कुछ स्टडीज हुई, जैसे 2012 में हुई एक स्टडी, मिल्क प्रोटीन्स एंड ह्यूमन हेल्थ, द A1 A2 मिल्क हाइपोथेसिस। उसमें भी अगेन यही कंक्लूड किया गया कि A1 बीटा कैसीन कुछ हेल्थ इश्यूज जैसे टाइप 1 डायबिटीज, हार्ट डिजीज और ऑटिज्म से लिंक्ड हो सकता है। और यह भी कहा कि जो लोग मोस्टली A2 दूध कंज्यूम करते हैं उनमें इस तरह की प्रॉब्लम्स कम होती है। लेकिन ट्विस्ट यह है कि ये ज़्यादातर स्टडीज या तो इन विट्रो यानी शरीर के बाहर लैब में हुई थी या एनिमल्स पर की गई थी, और वो भी काफ़ी पुअरली डिजाइन्ड क्लिनिकल ट्रायल्स में। इसका मतलब अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला है कि A2 मिल्क हेल्थ के लिए वाकई में ज़्यादा अच्छा है। फिर भी लोगों के बीच ये परसेप्शन क्रिएट हो गया कि A2 मिल्क ज़्यादा हेल्दी है, एक्सपर्ट्स की वजह से जो इसे प्रमोट करते रहे, और इस परसेप्शन ने A2 ब्रांडेड मिल्क की प्राइस बढ़ा दी। इंडिया में भी रेगुलर मिल्क की तुलना में A2 ब्रांडेड मिल्क 2 से 3 गुना ज़्यादा महंगा बिकता है। चलो यहां तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन A2 मिल्क से बनने वाला घी, बटर, वो भी एक रेगुलर घी की तुलना में कई गुना महंगा बिकता है। जबकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि घी तो 99.99% फैट होता है, मतलब A1 या A2 प्रोटीन का कोई रोल ही नहीं होता इसमें। और यह बात खुद अमूल के फॉर्मर MD मिस्टर RS सोढी ने कंफर्म की है, जो ये कहते हैं कि A2 घी के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लेना सिर्फ एक मार्केटिंग टैक्टिक है और कुछ नहीं। अच्छा, इस कहानी में एक पहलू और भी है। काफ़ी स्टार्टअप्स या न्यू जनरेशन मिल्क कंपनीज जो A2 ब्रांडेड मिल्क बेचती है, वो ये भी क्लेम करती है कि वो अपनी काउज को एथिकली ट्रीट करती है। वो ये कहते हैं कि वो अपने काउज को तभी मिल्क करते हैं जब उनके बछड़े अपने हक का दूध पी चुके होते हैं। और वो उस तरह की मास प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस नहीं करते जो लार्ज डेयरी कंपनीज करती है, जो कोऑपरेटिव से मिल्क सोर्स करती है। और ये एक अच्छा कारण है कि हमें इन कंपनीज को ज़्यादा प्राइस देनी चाहिए। लेकिन इसमें भी समस्या ये है कि इन कंपनीज के दावों में कितनी सच्चाई है, ये वेरीफाई करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से FSSAI को लगा कि कुछ कंपनीज A2 मिल्क के नाम पर कस्टमर से ज़्यादा चार्ज कर रही है, जो ठीक नहीं है। और इसीलिए FSSAI ने इस तरह का ऑर्डर इशू किया जिससे ये कंपनीज मिल्क की मार्केटिंग में A1 A2 जैसा डिस्टिंक्शन ना करे। लेकिन फिर उसको वापस क्यों लिया? दरअसल इंडिया का डेयरी सेक्टर ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है, और गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, जो ग्लोबल प्रोडक्शन का 25% कंट्रीब्यूट करता है। तो जब इंडियन डेयरी फार्मर्स एक्सपोर्ट्स को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो A2 मिल्क लेबल उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव एज दे सकता है। और शायद इसी वजह से FSSAI ने फिलहाल अपना डिसीजन वापस ले लिया, क्योंकि अगर कंपनीज को A2 मिल्क मार्केट करने से रोका गया तो इंडिया अपना ही नुकसान कर लेगा ग्लोबल डेयरी मार्केट में अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के प्रयासों में। खैर, फिलहाल FSSAI ने यह डिसाइड किया है कि वो सब स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर मिल्क ब्रांडिंग के फ्यूचर को लेकर के फाइनल डिसीजन लेंगे। टिल देन, स्टे हेल्दी एंड स्टे इन्फॉर्म। थैंक यू एंड जय हिंद।